है फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो देने जा रहा हूं या यूं कहूं कि आज से जो है हिंदी का जो है मेरा वीडियो बनना शुरू हो गया। यानी कि आज के बाद जो है जितने भी छात्र हैं जो हिंदी की तैयारी हिंदी से जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्टिसिपेशन है उनका, तो वो छात्र आज से ये वीडियो देखना प्रारंभ कर दें, क्योंकि इससे जो है हिंदी के कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वो इन वीडियो से, यानी जो क्रम मेरा चलेगा, ये कई पार्ट में चलेगा, ये इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से फंसेगा। एक बात रही, दूसरी बात कि एक बात आप सभी प्रतियोगी छात्र जान जाएं कि हिंदी का विस्तार या प्रसार इतना ज़्यादा है कि इसका जो है कोई लिमिट नहीं है। इसका जैसे छोटी सी बात अगर बताऊं तो अगर मैं बीएड से लेके चलता हूँ तो बीएड हुआ, एनटीटी हुआ, जेबीटी हुआ, बीटीसी हुआ, यूडीए हुआ, एलडीए हुआ, असिस्टेंट ग्रेड स्टेनोग्राफर हुआ, लेखा परीक्षक हुआ, हिंदी अनुवादक हुआ, यूपीएसआई हुआ, यूपीपी हुआ और यूपीपीसीएस हुआ, एलआईसी हुआ, आरआरबी हुआ, यूपीटीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, सी टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितनी भी विभिन्न परीक्षाएं होती हैं, ये हिंदी अपना प्रसार पूरी तरह से फैला रखी हुई है। यानी ये कहें कि हर जगह जो है हिंदी सम्मिलित है और हिंदी का प्रश्न क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ तक कि हिंदी अकेले ही एक पेपर बन के आता है। तो इस तरह से हिंदी पे अपनी पकड़ बनाने के लिए आप अगर मुझसे जुड़ते हैं और मेरा वीडियो देखना प्रारंभ करते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का जिससे हिंदी जहाँ से हिंदी का क्वेश्चन आता है वो उससे प्रश्न नहीं भाग सकता, या कि उससे क्वेश्चन निश्चित रूप से फंसेगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, आज से प्रारंभ करते हैं हिंदी का। और हिंदी से वो भी मेनली जो है सामान्य हिंदी है, यहाँ से शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो हिंदी के वो कौन-कौन से महत्वपूर्ण हिस्से हैं जिससे हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारा सहयोग माँगता है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज का क्या वीडियो रहेगा। सबसे पहले हिंदी की जब शुरुआत होती है या हिंदी को पढ़ना जब भी एक स्टूडेंट शुरू करता है, तो उसे वर्णमाला से शुरू करना पड़ता है। वर्णमाला से शुरू करने का मतलब है कि अगर हम हिंदी के वर्णमाला से प्रारंभ करें तो ये देखना पड़ेगा कि वर्ण क्या होता है। यानी कि हम अगर बोर्ड की तरफ चलें और फिर बताते हैं कि ये इन चीज़ों का क्या-क्या अलग-अलग परिभाषाएँ हैं, अर्थ हैं और इनका क्या-क्या प्रसार है। तो सबसे पहले चलते हैं वर्णमाला पे, फोकस करते हैं, देखते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्णमाला का वर्ण क्या है? तो वर्ण एक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि वर्ण या इसे ध्वनि दोनों कहा जाता है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे वर्ण कहते हैं या ध्वनि कहते हैं। ये पहला प्रश्न है, ये बनता ही बनता है। दूसरा चलते हैं, अक्षर क्या है? अक्षर से संबंधित देखते हैं, तो उच्चारण की सबसे छोटी जो इकाई होती है, उसे जो है हम अक्षर बोलते हैं। मतलब अक्षर उच्चारण की सबसे छोटी इकाई ही अक्षर कहलाती है। दूसरी, अब इसमें जो है, अब मैं इसको व्याख्या थोड़ा-सा कर दूँ। वर्ण, ध्वनि और अक्षर, और जैसे वर्ण है, वो ध्वनि भी है और अक्षर भी है, वर्ण भी है। अगला जो है क, ये आधा क लिए हुए थे, क वर्ण, क वर्ण, परंतु अक्षर ये नहीं है। अगर जिस व्यंजन में हलंत लग जाए वो पूरा जो है अक्षर नहीं होता, वो अक्षर नहीं होता है। वर्ण होता है परंतु अक्षर नहीं होता है। यानी कि हलंत लिए हुए क प्लस ये क होता है। यानी कि ये क प्लस बरा मिलकर ये अक्षर बनता है जो क होता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है वर्णमाला। ये हर बार हर प्रतियोगी परीक्षाओं में, यहाँ तक यूडीए, एलडीए में
समीक्षा अधिकारी में, हर परीक्षाओं में ये वर्णमाला की परिभाषा निश्चित रूप से पूछा है, अब पूछता रहा है, पूछेगा भी। तो वर्णमाला की सबसे पहले परिभाषाओं में एक ही चीज़ याद कर लीजिए कि वर्णों का व्यवस्थित समूह, जहाँ पे व्यवस्थित समूह आ जाए वर्णों का, वो परिभाषा इसका जो है वर्णमाला की रहेगी। व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित जो समूह होता है वही वर्णमाला कहलाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर मानक वर्णमाला में जो इनकी वर्णमालाओं की संख्या होती है, जो मानक स्टैंडर्ड जो है वर्णमाला होती हैं, इनकी जो संख्या होती है ये वर्णों की संख्या 52 होती है। यानी कि लेखन के आधार पर मानक वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। ये वर्ण आप समझ गए हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो ये हो गया आपका लेखन के आधार पे मानक वर्णमाला ही की संख्या 52 होती है। ये 52 वर्ण होते हैं जिसके आधार पे जो है ये पैमाना दिया जाता है कि वर्णमाला है। एक चीज़ हो गया। अब यहाँ से शुरू होता है आपका इसका प्रसार। वर्णों के प्रकार देखा जाए तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्णों के 2 प्रकार होता है, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन के कितने संख्या होती है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 41 होती है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑथेंटिक है। ये आप टिक बेहिचक लगा के आ सकते हैं। तो इस 41 प्लस 11 करेंगे तो ये 52 हो जाएगा, यानी 52 वो ये वर्णमाला हो जाएगी आपका। तो ये है वर्णों के प्रकार में स्वर और व्यंजन 2 भाग होते हैं इसके, जिसमें स्वर की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 41 होती है। आगे चलते हैं, 52 वर्णों को बाँट कर देखते हैं कि 52 वर्णों में कौन-कौन कितना-कितना है। तो 52 वर्णों में स्वर होता है 11, जैसा कि मैं बताया। दूसरा मूल व्यंजन जो होता है, स्वर 11 होता है, मूल व्यंजन 33 होता है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। एक और 2 अयोगवाह होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं। ये अंग और अह जो है अयोगवाह होते हैं। और द्विगुण जो होता है, नेक्स्ट द्विगुण, जो इसकी भी संख्या 2 होती है। इसमें ढ ये जो है 2 द्विगुण होते हैं। इसको फ्रेंड्स आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है, अयोगवाहों की संख्या पूछ देगा या अयोगवाह कितने होते हैं ये पूछ देता है। उसी तरह से द्विगुण कितने होते हैं या द्विगुण कौन-कौन से हैं, निम्नलिखित में से द्विगुण कौन है। मैं जब इस पे एमसीक्यू कराऊंगा तो आप लोगों को एक-एक, जितना मैं बता रहा हूं उनके एक-एक सेंटेंसों का एक-एक मैं एमसीक्यू करवाऊंगा। कहीं से भी मेरे एमसीक्यू से इतर क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट हो गया संयुक्त। संयुक्त को देखेंगे तो संयुक्त जो होते हैं ये 4 होते हैं, और ये 4 जो होते हैं छ, त्र, ज्ञ, रि, ये होते हैं संयुक्त। छ का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हलंत लिए हुए क और मूर्धा स, ये हलंत लिए हुए, तो क प्लस स की जो मिश्रण से ही ये जो है छ बनता है। तो ये हो गया आपका। फिर से देख लीजिए, 52 वर्णों को जब हम अलग करते हैं, बांटते हैं, तो 52 वर्णों को स्वरों की संख्या 11 हो जाती है, 33 मूल व्यंजन हो जाते हैं, अयोगवाह की संख्या 2 है जिसमें अंग और अ है, द्विगुण हो गया आपका 2, और इसमें जो है ड और ढ होते हैं, और संयुक्त जो होते हैं 4, छ, त्र, ज्ञ और रि, ये हो गया है आपका 52 वर्णों को बांटकर आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता ही बनता है। इसे याद करना आपका ये काम है, याद कर लीजिए या समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। हर लोग ये बताते हैं, हिंदी को पढ़ाने वाले बहुत सारी कोचिंग जो ऑनलाइन क्लास करा रहा है या ऑफलाइन करा रहा है, हर लोग हिंदी पढ़ा लेते हैं, लेकिन सच तो ये है उनके बताने में 2 कमियां होती हैं। एक तो ऑथेंटिक जो रियल है, जो आयोग कोई भी आयोग
जो पूछता है, पेपर बनाता है, पेपर सेट करता है, जो एथेंटिक आंसर मांगता है वो आंसर नहीं दे पाते, वो चीज़ नहीं बता पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इकलौता हूँ ये जो बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, हैं लोग ऐसे जो बताते हैं, लेकिन इसी में ऐसे भी हैं जो एथेंटिक या उसकी जो है जो रियल है वो नहीं दे पाते। तो ये चीज़ जो है, मैं इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, इसमें से कोई गलत नहीं हो सकता, ये क्लियर है। पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग पढ़ाएँगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पढ़ाते भी हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं कि स्वर के प्रकार या वर्गीकरण, अगर स्वरों को क प्रकार देखा जाए या उनका वर्गीकरण किया जाए, तो इसमें जो है स्वर के, सबसे पहले तो स्वर ये देख लीजिए, स्वर के बारे में अगर देखा जाए तो स्वर जो है स्वतंत्र होता है, स्वर स्वतंत्र है। एक चीज़ स्वर के बारे में ये भी है, बोलते समय जो श्वास होता है इसमें कंपन होता है, तो ये स्वर है। स्वर में एक तो ये स्वतंत्र होता है, दूसरा बोलते समय श्वास में कंपन होता है, ये स्वर होता है। एक और बात होती है इसमें, जो संपूर्ण स्वर है ये सघोष है। आगे चल के सघोष, अघोष इन सबों के बारे में बताएँगे, महाप्राण ये सब चीज़ के बारे में बाद बताएँगे। अभी संपूर्ण स्वर सघोष होता है, इसे जान लीजिए बस, इतना आप समझ लीजिए। फिर से सुनिए, स्वर जो होता है स्वतंत्र होता है, साथ-साथ में बोलते समय श्वास में कंपन होता है, ये इसकी 2 विशेषता है। और ये इसमें एक तीसरी पॉइंट है कि संपूर्ण स्वर सघोष होता है। ये हो गया। अब देखिए इसके वर्गीकरण को देखते हैं, और वर्गीकरण में कितने प्रकार हैं ये देखिए, और उनके क्या-क्या महत्वपूर्ण हिस्से हैं वो देखते हैं। मात्रा के आधार पर अगर स्वर को देखा जाए तो 3 भागों में बाँटते हैं। मात्राओं के आधार पे स्वर को 3 भागों में बाँटते हैं, और सबसे पहले जो है, एक होता है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर पहला होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है, और तीसरा प्लुत स्वर होता है। यानी कि मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 प्रकार होते हैं स्वर के 3 प्रकार होते हैं। आगे चलते हैं, अब इनके देखते हैं कि इनकी क्या-क्या मतलब विशेषता या पहचान है। तो मूल स्वर को अगर देखा जाए तो मूल स्वर होते हैं 4। मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। इसको जान लीजिए कौन-कौन होता है। ये एक-एक चीज़ जो इस पे लिखा हुआ है, सब प्रश्न बना चुका है और बनता रहेंगे इससे क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए, जो मूल स्वर है, मूल स्वरों की संख्या 4 होती है। आगे अ, ई, उ और री, ये जो है मूल स्वर, कहीं-कहीं री को नहीं रखते, लेकिन मूल स्वरों की संख्या अ, ई, उ और री, ये 4 होती है, ये मूल स्वर है। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर है। उच्चारण में इनको अगर पहचानने की बात होगी कि इनको कैसे पहचानेंगे, तो इनके उच्चारण में जो समय लगता है, कम समय लगता है। जैसे अ, इ, उ, री, इनके उच्चारण में समय जो लगता है कम लगता है। तो इस तरह से इसे पहचान लेंगे कि ये मूल स्वर या ह्रस्व स्वर है। आगे चलते हैं, देखते हैं दीर्घ स्वर। नेक्स्ट है जो दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। इसमें क्या है, इसको पहले जान लीजिए कि इसको कैसे पहचानेंगे। इसमें यह है कि मूल स्वर या ह्रस्व स्वर से इसमें ज़्यादा समय लगता है। जो मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर जैसा जो बताया हूँ अभी, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, जिसमें कम से कम समय लगता है इसके उच्चारण में, वहीं पे उस उच्चारण से थोड़ा ज़्यादा यानी उससे अधिक जो है समय लगता है, तो इसे जो है दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। इसके उदाहरण कौन-कौन हैं? आ, ई, उ, आप समझ रहे होंगे कि इसमें मूल स्वर से थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये इसमें जो है समय लग रहा है। यानी कि जो मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर है, इससे ज़्यादा समय इसमें लग रहा है, किसमें? दीर्घ स्वर में। इसकी संख्या 7 होती है। 3, 4, 7, 7 संख्या इसकी होती है। इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। कम से कम इतना तो ज़रूर याद रखिएगा कि मूल स्वरों की संख्या 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या जो है 7 होती है। आगे चलते हैं, जो तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के बारे में इतना जान लीजिए कि इनके उच्चारण में, मेनली इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। यानी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इनसे ज़्यादा समय लगता है इनके उच्चारण में। जैसे अगर एक उदाहरण ले लें तो राम,
राम हो गया तो एक सिंपल हो गया। लेकिन वही जब बोलेंगे राम, 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 तो इनमें इनके उच्चारण में जो है अधिक समय लग रहा है और इनको जो है डिनोट जैसे किया जाता है। अगर मैं इसको रा बना दूं तो इनको जैसे डिनोट किया था ऐसे है, ऐसे डिनोट किया जाता है राम। ये हो गया राम। जैसे ओम, 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 तो उस इसमें इसके उच्चारण में ज़्यादा से ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये हो गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का ये हो गया आपका राम हो गया, ओम हो गया, ये इनका इसकी पहचान है। इसमें समय ज़्यादा लगता है। इसका प्रयोग पुकारने में ही किया, मेनली इसका जो प्लुत स्वर है इसको पुकारने में ही इसका यूज किया जाता है। ये इसको बुलाने में ही यूज किया जाता है। जैसे ओम, तो इस क्या है ये प्लुत स्वर है। तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट, जो है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पे मतलब जिह्वा से जो प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर इसमें जो है स्वरों की संख्या देखी जाती है। अरे स्वरों का प्रकार देखा जाए तो स्वरों का प्रकार एक होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। 3 होते हैं जीभ के आधार पे इसमें प्रकार, इसके प्रकार। तो आइए देखते हैं जो अग्र स्वर है इसकी विशेषता देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग का प्रयोग होता है या अगला भाग कार्य करता है तो वो होता है अग्र स्वर। अग्र स्वर वही होता है जिनके उच्चारण में जो जीभ का अगला हिस्सा काम करे वो होता है अग्र स्वर। ये अग्र स्वर होता है। अच्छा, अग्र स्वर में की जो अगर उदाहरण देखा जाए कौन कौन अग्र स्वर हैं, अग्र स्वरों की संख्या क्या है, पूछ देता है कि जीभ के उच्चारण में अग्र स्वरों की संख्या कितनी है या कौन कौन है, या ये है बाकी नहीं है। तो ये चीज है, इसे जो है याद रखिएगा। जैसे में ई, ई, ए, ए, ये है आपका 4 संख्या। इसकी संख्या कितनी है? 4। जब तक आप अपने मुंह से उच्चारण नहीं करेंगे तब तक इसको अंतर नहीं कर पाएंगे और ये आपको करना पड़ेगा, रूम में बैठ के करना है। कहीं ऐसा तो है नहीं मार्केट में जाकर करना है। इसलिए मैं बहुत बेहिचक ये मैं बोलूँगा कि आप लोग अपने मुंह का, जीभ का जो भी वर्णमाला में प्रयोग होता है ज़रूर आप लोग उच्चारित कीजिए। याद करने का सबसे मूल फंडा है। दूसरा देखते हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर को हम इसको डिफाइन करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा यूज होता है, जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है उसे जो है मध्य स्वर कहते हैं। पिछला बीच का हिस्सा होता है उसे मध्य स्वर बोलते हैं। बीच का हिस्सा होता है, बीच का हिस्सा कार्य करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे में अ, अ, ये बीच का हिस्सा इसमें काम कर रहा है। जीभ में जिसमें बीच का हिस्सा कार्य करे, जिस स्वर के उच्चारण में जीभ बीच का हिस्सा कार्य करे उसे जो बोलते हैं क्या? मध्य स्वर। और पश्च स्वर उसे बोलते हैं, जो वहां पे गलत लिख दिया था। जिन स्वरों के उच्चारण में पिछला हिस्सा भाग ले, जिन स्वरों के उच्चारण में पिछला हिस्सा भाग ले, जीभ का पिछला हिस्सा भाग ले, उसे पश्च स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर। यानी कि इसका जैसे उदाहरण देख लीजिए, आ, उ, ओ, आ। ये है जीभ का पक्ष स्वर, यानी जीभ का जो पिछला हिस्सा कार्य कर रहा है इसे पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। ये हो गया आपका पक्ष स्वर। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे पूछता ही पूछता है, ये बनाता ही बनाता है। तो इसे देख लीजिए। पहला है संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर क्या होता है? संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर ई उ, ई उ अपने मुंह से उच्चारण जरूर कीजिएगा। ई उ। आगे अर्ध संवृत्त ई उ, ई उ, ये हो गया अर्ध संवृत्त स्वर। जहां पे संवृत्त स्वर ई उ है वहीं पे अर्ध संवृत्त स्वर है ई उ। आगे विवृत्त। आगे विवृत्त को देखेंगे तो आ, ए, औ, आ, ए, औ, आ, ए, औ,
ये है आपका विवृत। वहीं पे अर्ध विवृत को देखेंगे तो ए अ ओ आ, ए अ ए ए अ ओ आ, ये है आपका अर्ध विवृत। इसमें एक लास्ट पॉइंट नोट किया हूं, जो नोट है इंपॉर्टेंट भी है। ड और ढ उत्क्षिप्त है। ये ड और ढ पूछ देता है कि उत्क्षिप्त कौन है। तो उत्क्षिप्त कौन है, इसमें ड या ढ इन दोनों में से कोई एक होगा, इसे निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। और एक पूछ देता है विदेशी कौन है, विदेशी कौन है। तो आप ये इसमें ये याद रखिएगा, ज और फ, ये है आपका विदेशी। ये रहा अभी जीव का जीव के प्रयोग के आधार पे इसको जो बांटा है स्वर को, ये है। अभी इसके बाद जो है, अभी अब तो ये शुरुआत हुई है, ये मेरा अभी छोटा वीडियो है, अब बड़े वीडियो भी देना शुरू कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इसे जो है आप लोग याद करिएगा, ये नहीं कि बस सुन लीजिए और पढ़ लिए हो गया। याद करना मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पे ये जुबान पे होनी चाहिए, और याद करने का सिर्फ और सिर्फ मूल फंडा जुबान पे चढ़ा लीजिए। ब्रेन को मिस्टेक कर सकता है, लेकिन जुबान मिस्टेक नहीं करेगा। जितना हो सके उसे जुबान पे चढ़ा लीजिए। जैसे छोटा सा ही ले लेते हैं, मूल स्वर को अगर कहते हैं कि मूल स्वर कौन कौन है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वरों की संख्या अगर 4 बता देते हैं आप, तो उसके बाद ये याद करने के लिए जुबान पे आप चढ़ाना पड़ेगा। अ ई उ री, अ ई उ री, अ ई उ री, ये आपको जुबान पे चढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे ही मूल स्वर का नाम आएगा, तुरंत अ ई उ री, अ उ ई री, तुरंत जुबान बोल देगा। तो इसे जो है आप निश्चित रूप से अपने जुबान पे चढ़ाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जुबान पे जो चढ़ता है वो कभी नहीं भूलता है। वो जुबान जो है आपको याद दिला ही देती है, क्योंकि पेपर में जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, जुबान तुरंत बोल देती है कि इसका आंसर ये है। उसके बाद भले ही आप दिमाग का यूज करके उस आंसर को आप गलत कर दें, लेकिन जुबान बोल देती है। अगर आप पढ़े हैं, जुबान पे रटे हैं, जुबान पे चढ़ाए हैं, तो गलती नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरे वीडियो आपको हिंदी का ये पहला पार्ट है, अगर आपको अच्छा लगा हो कि हाँ, ये सर ने अपनी मेहनत की है और कहीं ना कहीं इनकी मेहनत जो है हम लोगों के लिए ज़्यादा लाभदायक है, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सबको लाभ पहुंचाइए, और साथ साथ में बेल आइकन प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।